में शहर शहर गैस सिलेंडर को लेकर गैस एजेंसी पर लोगों की भीड़ दिखी है। लोग सुबह से ही गैस एजेंसी पर कतारों में दिखे। कई जगह पर हंगामे की वजह से एजेंसी ही बंद कर दी गई। गैस नहीं मिलने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये तस्वीर है पटना की, जहां एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलने के बाद आक्रोशित लोग बीच सड़क पर उतर आए हैं। गैस नहीं मिलने के बाद लोगों ने सड़क जाम कर दिया। गैस एजेंसी में ताला लटका देख लोगों का गुस्सा भड़क गया। हालांकि एजेंसी मालिक ने बताया कि गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन हंगामा और मारपीट के डर से एजेंसी बंद कर दी गई है। शिवहर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई है। रसोई गैस नहीं मिलने पर उपभोक्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा। शिवा गैस एजेंसी में सिलेंडर नहीं मिलने से नाराज लोगों ने पिपराही शिवहर मार्ग जाम कर सड़क पर सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया। मधुबनी में गैस एजेंसियों और गोदामों पर सिलेंडर के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उपभोक्ताओं का कहना है कि 2 हफ्ते पहले बुकिंग कराने के बावजूद सिलेंडर नहीं मिला और अब ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं हो पा रही है। बेटा में भारत गैस एजेंसी पर सिलेंडर के लिए लोगों ने सुबह 4 बजे से लाइन लगानी शुरू कर दी। सड़क के दोनों किनारों पर करीब 800 मीटर लंबी कतार लगी रही। उपभोक्ताओं का कहना है कि डिलीवरी समय पर नहीं हो रही है। अब सासाराम की इस तस्वीर को देखिए। लोग खाली सिलेंडर लेकर गैस एजेंसियों के सामने लंबी कतारों में खड़े हैं। इंडियन गैस एजेंसी के सामने लोग सुबह 5 बजे से लाइन में लगे हैं। लोगों का कहना है कि सिलेंडर बहुत मुश्किल से मिल पा रहा है। औरंगाबाद में भी घरेलू गैस को लेकर अफरा तफरी मची है। हालांकि डीएम ने साफ किया है कि जिले में एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। ओटीपी से जुड़ी तकनीकी गड़बड़ी के कारण आपूर्ति में थोड़ी बाधा आई थी, जिससे गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें लग गई हैं। पूर्णिया में गैस की किल्लत को लेकर डीएम ने गैस एजेंसी के गोदामों का जायजा लिया। डीएम ने साफ कहा कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर फैली अफवाह के कारण लोग ज्यादा सिलेंडर लेने पहुंच रहे हैं। उन्होंने लोगों से पैनिक न करने की अपील की। ईरान इजराइल युद्ध का असर दुनिया भर के बाजार पर है। भारत में घरेलू गैस की सप्लाई बनाए रखने के लिए सरकार और प्रशासन अलर्ट है। इसीलिए न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि घबराए नहीं, धैर्य रखें। सोशल मीडिया पर फैले अफवाहों से सावधान रहें। कालाबाजारी करने वालों की जानकारी दें। जरूरत के हिसाब से ही गैस बुक करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो अलग अलग तस्वीरें जो है बिहार के अलग अलग जिलों से सामने आई हैं और कहा जा रहा है कि पैनिक होने की बात नहीं है, लेकिन लोग फिर भी घबराहट में हैं। गैस सप्लाई वाली खबर को आप समझिए, क्या हकीकत है, क्या अफवाह है, एक एक करके आपको समझाते हैं। अब आप खबर तो समझिए। देखिए, भारत में एलपीजी की जरूरत जो है उस हिसाब से अगर हम बात करें, फिलहाल जो हमारे देश में एलपीजी का यूज होता है उसके हिसाब से 33 मिलियन मीट्रिक टन इसका इस्तेमाल होना है। यानी कि एलपीजी की इतनी जरूरत जो है वो हमारे देश में पड़ती है, 33 मिलियन मीट्रिक टन। तो ये इतनी क्वांटिटी जो है वो होनी चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं रोजाना घरेलू खपत कितना होता है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 64 लाख सिलेंडर, मतलब हर रोज की हम बात कर रहे हैं तो पूरे देश भर में 64 लाख सिलेंडर यूज होता है। भारत में एलपीजी वाली खबर को आप समझिए। भारत में उत्पादन कितना होता है अगर हम इसकी बात करें तो 40% जो है वो देश में ही उत्पादित किया जाता है एलपीजी गैस। और भारत आयात कितना करता है, यानी कि बाहर से कितना मंगाता है, तो 60% जो है वो बाहर से आता है। घरों में इस्तेमाल करने वाले जो गैस हैं उसकी अगर आंकड़े की बात करें तो 88% है, मतलब 88%। और कमर्शियल इस्तेमाल जैसे कि होटल रेस्टोरेंट में जो इस्तेमाल होता है वो है 12%। अब आपको बताते हैं कि सरकार की प्राथमिकता में कौन लोग हैं। तो सरकार चाहती है कि आम लोगों का जो किचन है वो सुचारू रूप से चलता रहे। प्राथमिकता में आम लोग हैं। घरेलू एलपीजी सप्लाई की को प्राथमिकता दिया गया है। सरकार की यह कोशिश है कि आम लोगों पर इसका कोई असर ना पड़े। असर अगर पड़े भी तो बहुत कम पड़े।
अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि भारत में एलपीजी संकट आखिर पैदा ही क्यों हुआ। तो अब आप खबर तो समझिए। देखिए, पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण खाड़ी क्षेत्र की सप्लाई चेन प्रभावित हो गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव, शिपिंग जोखिम बढ़ने से एलपीजी की वैश्विक सप्लाई पर असर पड़ गया है। सवाल है, क्या भारत में एलपीजी खत्म हो रही है? क्योंकि अभी सबके मन में यही सवाल है और डर इसी बात का है। तो आप खबर तो समझिए। घरेलू एलपीजी की सप्लाई जारी है, लेकिन दबाव बढ़ा है। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के निर्देश गैस एजेंसियों को भी दिए हैं। सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ रहा है? अगर इस सवाल का जवाब ढूंढा जाए तो ज्यादा असर अभी पड़ा है होटल, रेस्टोरेंट और केटरिंग सेक्टर में, क्योंकि कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई जो है वो सरकार ने सीमित कर दी है। कमर्शियल एलपीजी की उपलब्धता अभी कितनी है, अगर हम इसकी बात करें तो खबर तो समझिए। औसत मासिक जरूरत का करीब 20% कमर्शियल एलपीजी देने का फैसला किया गया है। क्या घरेलू एलपीजी की सप्लाई पर भी असर पड़ेगा? इस सवाल का जवाब आप समझिए। आम लोगों पर असर कम करने के लिए ही घरेलू एलपीजी सप्लाई को सरकार ने प्राथमिकता दी है। होटल और रेस्टोरेंट कैसे काम चला रहे हैं? इस सवाल का जवाब आप समझिए। कई जगहों पर रेस्टोरेंट सीमित मेन्यू के साथ चल रहे हैं और इंडक्शन स्टोव और दूसरे ईंधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सरकार इस संकट से निपटने के लिए क्या कर रही है? इस सवाल का जवाब आप समझिए। वैकल्पिक देशों से एलपीजी आयात बढ़ाने की कोशिश कर रही है। सरकार सप्लाई चेन की निगरानी कर रही है। घरेलू उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। जैसा हमने आपको बताया कि हमारे देश में 40% उत्पादन होता है, तो उसे और ज्यादा बढ़ाने के लिए कहा गया है। पेट्रोलियम और पर्यटन मंत्रालय के बीच समन्वय बना हुआ है। अब अगला सवाल है, यह संकट कब तक रह सकता है? तो आप इस सवाल के जवाब को समझिए। यह काफी हद तक पश्चिम एशिया के युद्ध और समुद्री मार्गों की स्थिति पर निर्भर करता है, क्योंकि वहीं से हम जो एलपीजी गैस है वो इंपोर्ट करते हैं और वही रास्ता है। हालात सामान्य होने पर सप्लाई भी धीरे धीरे सामान्य हो सकती है। ऐसे में अब न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है। अपील यह है कि एलपीजी को लेकर आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं, बिहार के अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उस पर ध्यान आपको नहीं देना है। राज्य में गैस की पर्याप्त आपूर्ति है, अफवाहों पर आपको ध्यान नहीं देना है। जरूरत के मुताबिक ही आपको सिलेंडर लेना है और गैस एजेंसियों पर अनावश्यक भीड़ नहीं लगाएं। कालाबाजारी की जानकारी अगर आपको मिलती है तो तुरंत आप इसकी जानकारी प्रशासन को दें। अतिरिक्त पैसे मांगने पर भी आप शिकायत कर सकते हैं। लोगों से शांति और संयम रखने की अपील न्यूज़ 18 करता है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के सिलचर में जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस पैनिक पैदा करने की कोशिश कर रही है और सिर्फ देश में अफवाह फैलाने का काम करती है कांग्रेस। सवाल है, क्या सच में तेल और गैस की सप्लाई पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है? ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। प्रयास है कि देश के नागरिकों पर युद्ध का कम से कम प्रभाव पड़े। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बाद बने हालात और गैस सप्लाई को लेकर भारत में चल रही सियासी वार पलटवार के बीच असम के सिलचर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया। पीएम ने कहा कि दुनिया में चारों तरफ जंग के हालात हैं और युद्ध से पैदा हालात से निपटने की कोशिश जारी है। दूसरी ओर कांग्रेस देश में पैनिक पैदा करने की कोशिश कर रही है। पीएम ने कहा कि सिर्फ देश में अफवाह फैलाने का काम करती है कांग्रेस। इस समय कांग्रेस से उम्मीद थी कि वो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की भूमिका निभाए, लेकिन कांग्रेस देश हित के इस महत्वपूर्ण काम में भी फिर एक बार फेल हो गई। कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि देश में पैनिक क्रिएट हो, देश मुश्किल में फंस जाए और उसके बाद कांग्रेस भर भर कर मोदी को गाली दे। कांग्रेस पर पैनिक
पैदा करने की कोशिश वाले प्रधानमंत्री के बयान पर बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है। कांग्रेस ने पीएम के इस बयान पर पलटवार किया है। सच तो यह है कि झूठ की राजनीति इस देश में कोई करता है तो बीजेपी वाले लोग करते हैं। तो बीजेपी नेताओं का कहना है कि पीएम ने बिल्कुल सही कहा है। देश की जनता हर एक राज्यों से कांग्रेस पार्टी का विदाई करना चालू कर दिए हैं। पूरे देश से कांग्रेस की विदाई होना रावण के वंश के जैसा तय है। बता दें कि मध्य पूर्व में चल रही जंग का पूरे विश्व के साथ भारत पर भी असर पड़ रहा है। कांग्रेस इसको लेकर सरकार को घेरने में लगी है। संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन के साथ साथ सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर भी कांग्रेस निशाना साध रही है। दूसरी ओर सरकार स्थिति को संभालने में लगी है। सवाल है कि क्या कांग्रेस देश में पैनिक पैदा करने की कोशिश कर रही है? न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि विपक्ष लोगों के बीच भ्रम फैला रहा है। अब आप खबर तो समझिए, कांग्रेस पर पैनिक करने वाली पॉलिटिक्स का आरोप आखिर क्यों पीएम मोदी ने लगाया है, इस खबर को आपको समझाते हैं। देखिए, गैस और तेल की समस्या कोई एक देश की समस्या नहीं है। मतलब ये कि सिर्फ भारत में ये समस्या उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि ये जो पश्चिम एशिया में युद्ध हो रहा है उसकी वजह से इसका असर पूरे विश्व में पड़ा है और हर जगह हालात खराब हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से तेल गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है और सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही गुजरता है। ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध की वजह से यह रास्ता बंद है। अब युद्ध की वजह से भारत में भी सप्लाई चेन प्रभावित हुआ है। लोगों को परेशानी ना हो, इसको लेकर सरकार एक्टिव है। सरकार अब वैकल्पिक व्यवस्था करने में जुटी हुई है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, इस पर काम कर रही है। ईरान से बातचीत और रूस से तेल सप्लाई तेज कर दी है। भारत सरकार की तरफ से ईरान से शीर्ष स्तर पर सीधा संवाद भी चल रहा है। यानी कि भारत सरकार जो है वो सीधे ईरान से शीर्ष स्तर पर बातचीत कर रही है ताकि प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। पीएम ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात भी की। वहीं विदेश मंत्री स्तर पर भी लगातार संपर्क बना हुआ है। अब आप खबर तो समझिए, सरकार की कोशिश का असर कुछ हुआ है या नहीं। तो आपको बता दें कि बातचीत के बाद कुछ भारतीय जहाज हैं जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति मिल चुकी है और भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फथाली ने पुष्टि की है। ईरान ने लंबी दोस्ती और साझा हितों का हवाला देते हुए जहाजों को जाने की अनुमति दे दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक जहाज भारत पहुंच भी चुका है, जबकि भारत के 2 और जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल गए हैं। अब आप खबर तो समझिए, कांग्रेस पर पैनिक करने वाली पॉलिटिक्स का आरोप क्यों लग रहा है। तो कांग्रेस जो है वो गैस सप्लाई को मुद्दा बनाने में जुटी हुई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने संसद में प्रदर्शन किया। कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर कई रील्स बनाए जा रहे हैं और इन रील्स के जरिए कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है। इसीलिए ये आरोप पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में शराबबंदी पर सवाल जारी है। छपरा के मशरक में जहरीली शराब कांड के बाद केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी ने एक बार फिर से शराबबंदी पर सवाल उठाए हैं। तो जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि शराब के अवैध कारोबार से हो रही कमाई में पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी शामिल हैं। अब बड़ा सवाल है कि बिहार में बार बार शराबबंदी पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। दारू पी ले रहा बेटा, शराबबंदी के जो क्रियान्वयन करने वाले लोग हैं वो लोग गड़बड़ी करते हैं। शराबबंदी पर यह बयान है केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व सीएम रहे जितिन राम मांझी का। मांझी ने एक बार फिर शराबबंदी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। छपरा में जहरीली शराब कांड पर मांझी ने कहा वो शराबबंदी के पक्ष में है, लेकिन अधिकारी गड़बड़ी करने में लगे हैं। शराबबंदी कानून को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है, अधिकारी ही सरकार को बदनाम कर रहे हैं। शराबबंदी किया गया बहुत अच्छा, लेकिन शराबबंदी के जो क्रियान्वयन करने वाले लोग हैं वो लोग गड़बड़ी करते हैं। पैसा लेकर के 6 लाख आज केसेस हुए हैं, उसमें 4 लाख वैसे ही केस हैं जो गरीब लोगों को पकड़ा गया है। तो कहने का मतलब इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी हैं वो गड़बड़ करके सरकार को बदनाम करा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी पर सवाल करने का सिलसिला जारी है।
जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने भी बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौत पर बिहार सरकार पर हमला बोला है। पीके ने कहा, माफिया और प्रशासन का गठजोड़ फल फूल रहा है और गरीब जनता जान गंवा रही है। पीके ने आरोप लगाया कि शराब के अवैध कारोबार से हो रही कमाई में पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी शामिल हैं। अगर सरकार शराब बंद कर दे तो समाज को फायदा है। शराब तो बंद है नहीं, लेकिन शराब के बिकने से जो फायदा है वो यहाँ के भ्रष्ट नेताओं को है, यहाँ का अफसरों को है, शराब माफिया को है। तो ये जो हजारों करोड़ रुपया जो लोग गलत शराबबंदी के नाम पर कमा रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि ये शराबबंदी फर्जी शराबबंदी चलता रहे, ताकि हजारों करोड़ की उनको आमदनी होती रहे। गरीब आदमी या नया लड़का जो गांव में है वो शराब पीकर मर रहा है या सूखा नशा कर रहा है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। छपरा के मशरक में जहरीली शराब कांड के बाद फिर शराबबंदी कानून सवालों के घेरे में है। बिहार में जहरीली शराब लगातार लोगों की जान ले रही है। शराबबंदी पर विपक्ष के साथ अपने भी सवाल खड़े कर रहे हैं। बड़ा सवाल है कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद कैसे जहरीली शराब बिक रही है। जहरीली शराब से हो रही मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? शराबबंदी पर बार बार सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल के साथ जहानाबाद से राजीव रंजन बीमल की रिपोर्ट। तो बिहार में हुए जहरीली शराब कांड के बाद एक बार फिर से शराबबंदी पर सवाल उठने लगे हैं। अब आप खबर तो समझिए, बिहार में शराबबंदी पर सवाल आखिर क्यों? इस सवाल को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि बीते दिनों क्या घटना घटी है। देखिए, छपरा में संदिग्ध स्थिति में कई मौत हो गई। घर वालों ने मौत की वजह शराब को बताया है। जितन राम मांझी ने शराबबंदी को सही कदम बताते हुए अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाया। प्रशांत किशोर ने भी कहा कि शराब की अवैध कमाई में जो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं वो हिस्सेदार हैं। अब क्यों बार बार शराबबंदी पर सवाल उठ रहा है, उसको समझते हैं। दरअसल 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू की गई। शराबबंदी को लेकर हर कोशिश की गई। लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सरकार ने जागरूकता अभियान चलाया। चौकीदार से लेकर थाना अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी तय की गई। जिस पंचायत में शराब मिलेगी वहां का चौकीदार इसके लिए जिम्मेदार होगा, यह तय किया गया। जिस थाने में शराब मिलेगी वहां का थाना अध्यक्ष जिम्मेदार होगा, यह भी सरकार ने तय किया। लेकिन आरोप है कि जहरीली शराब पीने से मौतें हुई हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि अगर गांव में शराब बन रही थी तो ये जो चौकीदार हैं उनको खबर क्यों नहीं मिली? और अगर चौकीदार को इसकी जानकारी थी तो चौकीदार ने इसकी सूचना पहले क्यों नहीं दी? ये सेम बात जो है वो थाना अध्यक्ष पर भी एप्लीकेबल है। अगर थाना क्षेत्र में बन रही थी शराब तो थानेदार को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? सवाल ये भी कि अब तक शराब को लेकर थानेदार ने क्या किया? शराब के धंधेबाजों पर आखिर क्या कार्रवाई हुई है? ये तमाम सवाल हैं जो जहरीली शराब कांड के बाद उठ रहे हैं और इन सवालों के जवाब प्रशासन से पूछे जा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव के लिए गुणा गणित और डिनर डिप्लोमेसी का दौर तेज हो गया है। सवाल है कि वोटों के जादुई आंकड़े का झुकाव किसकी ओर है? ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में खाली हो रही राज्यसभा की 5 सीटों पर 16 मार्च को चुनाव है। चुनाव को लेकर डिनर डिप्लोमेसी और सियासी जोड़ घटाव का दौर भी तेज हो चुका है। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बाद रविवार को संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी के आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक है। उसके पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा से मुलाकात की और राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया। बैठक के बाद संजय झा ने कहा, बिहार की सभी 5 सीट पर एनडीए की जीत तय है। 5-4 तो कन्फर्म ही है। 5वां सीट भी बड़े मार्जिन से जीत रही, छोटे मार्जिन से नहीं, ये बता दो। पटना में बीजेपी कोर। और आइए अब समझते हैं राज्यसभा की 5वीं सीट किसके नाम, क्योंकि 5वीं सीट पर ही पेंच फंसा हुआ है और इसी सीट की दावेदारी को लेकर के मंथन चल रहा है। जल्दी से आपको समझा देते हैं कि राज्यसभा की 5वीं सीट आखिर किसके नाम हो सकती है। माना जा रहा है कि 5वीं सीट पर मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार शिवेश राम और महागठबंधन के उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह के बीच है, क्योंकि ये जो 5वीं सीट है ना, वही पेच फंसा रही है।
जो 5 सीटों पर चुनाव होना है उनमें से 4 सीटों के लिए एनडीए के पास पर्याप्त विधायक हैं, लेकिन 5वीं सीट के लिए एनडीए को 3 और अतिरिक्त विधायक चाहिए। अब माना यह जा रहा है कि जो 5वीं सीट है उसमें मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार शिवेश राम और महागठबंधन के उम्मीदवार अमरिंदरधारी सिंह के बीच होगा। इस लड़ाई को समझने के लिए राज्यसभा चुनाव का पूरा गुणा गणित समझना जरूरी है। तो आपको बता देते हैं कि बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। इसमें से 2 महागठबंधन की हैं और 3 सीटें एनडीए की हैं, और इन 5 सीटों पर बिहार में चुनाव हो रहा है। अब एनडीए की ओर से 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जबकि आरजेडी से 1 उम्मीदवार हैं। ये उम्मीदवार एनडीए की तरफ से हैं, जेडीयू से सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, बीजेपी से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शिवेश राम, जबकि आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा और आरजेडी से एडी सिंह उम्मीदवार हैं। राज्यसभा चुनाव का फॉर्मूला समझना भी जरूरी है कि सीटों का गणित क्या कहता है। तो आपको बता दें कि जितनी सीटों पर चुनाव होना है उनमें एक जोड़कर विधानसभा की कुल सीटों में भाग दे दिया जाता है। मतलब यह कि राज्यसभा की एक सीट के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे उस हिसाब से 41 विधायक चाहिए एक सीट जीतने के लिए। अब बिहार विधानसभा की बात करें तो अभी बिहार विधानसभा में एनडीए के पास 202 विधायक हैं, महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पास 5 और मायावती के बीएसपी का 1 विधायक है। ऐसे में अगर राज्यसभा की 5वीं सीट पर पॉलिटिक्स को समझिए, एक सीट के लिए 41 वोट, ऐसे में 5 सीट जीतने को लेकर 205 सीटों की जरूरत है। एनडीए की बात करें तो बिहार विधानसभा में जेडीयू के पास 85 विधायक हैं। ऐसे में जेडीयू की 2 सीटें पक्की हैं जो अभी उसके पास है। बीजेपी की भी 2 सीटें पक्की हैं क्योंकि बिहार विधानसभा में बीजेपी के 89 विधायक हैं, यानी 2 सीट के लिए जरूरी संख्या 82 से 7 ज्यादा। मतलब यह कि एनडीए की 4 सीटें पक्की हैं, 2 बीजेपी की, 2 जेडीयू की सीटें, यानी सभी 5 सीट जीतने के लिए 205 सीटें चाहिए, जबकि एनडीए के पास 202 सीट है। यानी एनडीए को 5वीं सीट जीतने के लिए अतिरिक्त 3 और वोट चाहिए, मतलब 3 और विधायक का वोट चाहिए। अब बची 5वीं सीट जिसको लेकर चुनावी जद्दोजहद काफी तेज है। महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के पास कुल 35 ही वोट है, आरजेडी की 25, कांग्रेस की 6, सीपीआईएमएल की 2, सीपीएम की 1 और आईपी की 1 सीट। यानी राज्यसभा सीट के लिए इस जरूरी 41 की संख्या से 6 कम। अब आरजेडी को 1 सीट के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, और आरजेडी को अगर 5वीं सीट चाहिए तो उसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायकों के समर्थन के साथ साथ बीएसपी के 1 विधायक का समर्थन जुटाना पड़ेगा। मतलब आरजेडी को महागठबंधन के साथ एआईएमआईएम और बीएसपी का समर्थन भी चाहिए। मतलब यह कि 5वीं सीट के लिए जोड़ तोड़ जरूरी है, जिसकी कोशिशें दोनों ही गठबंधनों की ओर से की जा रही है। हालांकि दोनों गठबंधन के सामने चुनौती है। महागठबंधन के लिए अपने विधायकों को एकजुट रखने की चुनौती है, अपने विधायकों के साथ साथ एआईएमआईएम के 5 विधायकों का समर्थन जरूरी है। तो एनडीए को 5वीं सीट के लिए अतिरिक्त 3 वोट जुटाने होंगे, और इसीलिए बिहार में फिलहाल जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है और इसे लेकर के बैठकों का दौर चल रहा है। इसी के साथ